नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे उम्मीद है। और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि और आपकी जो एग्ज़ाम की डेट है वो क्लियर हो चुकी है। कब है? 18 फरवरी को आपका एग्ज़ाम होना है। 18 फरवरी को आप एग्ज़ाम डेट मानकर तैयारी करिएगा, ठीक है, क्योंकि डेट कंफर्म हो गई है ना। उसका नोटिस भी जो तो आ चुका है। और आपके आपके पास जो तो 18 जनवरी से 18 फरवरी तक के कितना टाइम बचा? 1 महीने को उधर पे टाइम है, 30 दिन आपके उधर पे हैं, ठीक है। और यहाँ पे 8 7 15, ठीक, 40 से 45 दिन आपके पास समय है टोटल अगर देखा जाए। तो इन्हीं 40 से 45 दिन में आपका जीवन बन सकता है और बिगड़ भी सकता है, दोनों चीज़ें हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करके चल रहे हैं, ठीक है, रिवीजन अच्छे से कर रहे हैं समय समय पर, तो आपका जीवन धन्य होने वाला है और आपको वर्दी इस बार मिलेगी पक्का, ठीक है। हाँ, अगर आप जो तो नहीं पढ़ रहे हैं और मक्कारी कर रहे हैं तो आपको वर्दी कोई फ्री में नहीं मिल जाएगी। बिना मेहनत के तो किसी का कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। इसलिए मेहनत का जो मेहनत करेगा इन 40 45 दिनों में, वो आप ये मान लो कि वो उसका सक्सेस होना तय है, ठीक है। अब सबको पता है कि 35 35 नंबर का सबका जो तो यहाँ पे रोल है मिनिमम, ठीक है। हाँ, तो 35 35 नंबर के जो तो सबसे सबका जो तो बस मैथ का थोड़ा कम है, बाकी यहाँ पे सबका रोल जो तो 30 35 नंबर का है। तो 150 नंबर में से तुमको 110 का जंग लड़ना है। कितना? 110 का जो तो जंग लड़ना है। 150 में से 110 नंबर तो कम से कम आना ही चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर क्योंकि कट ऑफ है, बहुत बच्चे तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, है ना, इसलिए कट ऑफ में आना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको कम से कम 110 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही होना चाहिए, तभी आप जो तो कट ऑफ में आ पाएंगे। उसी में से अगर गलत कर लिए, ठीक है, और माइनस हो गए तो फिर दिक्कत होगी। तो इसलिए आप टारगेट बना के चलें 120 का, और तब जाके आपका 110 के आसपास जो तो क्वेश्चन सही रह पाएगा, क्योंकि कटेगा कुछ, ठीक है। तो 120 से 25 के बीच में क्वेश्चन आपका अटैम्प्ट होना चाहिए, और उसमें से कुछ गलत हो जाएगा 2 4 6, तो 100 कट पिट के 110 आपका बचाना चाहिए सेफ स्कोर, तभी आप इसमें, है ना, शामिल हो पाएंगे फाइनल में, है ना। चलिए, तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके सेशन की। और आपके हिंदी रिवीजन है और ये पार्ट 1 है, ठीक। इसमें आपको भाषा, वर्णमाला, शब्द, शब्द भेद और संज्ञा सर्वनाम, इस सब के बारे में हमने इसमें डिस्कस किया है। बाकी जो तो आपका नेक्स्ट पार्ट जो होगा उसमें आपके जो बच जाएगा उसको उसमें कवर कर लेंगे, ठीक है। हाँ, ठीक, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिंदी भाषा से। कहाँ से? हिंदी भाषा से शुरुआत करेंगे। तो हिंदी भाषा है क्या, उसके बारे में थोड़ा समझेंगे, उसके बाद आपका, चलिए, तो जो हिंदी भाषा है आपका, अ, 3 रूप होते हैं। कौन कौन सी? बोलियाँ होगी, परिनिष्ठित भाषा होगी, राजभाषा होगी। बोलियाँ क्या है? जैसे आप किसी भी क्षेत्र के हों, ठीक, किसी भी गांव के हैं, आपके गांव कुछ अलग बोली होगी, दूसरे गांव की अलग बोली, तीसरे गांव की अलग बोली, हर गांव में कुछ ना कुछ चेंजमेंट होगा, है ना। तो बोलियाँ बहुत जल्दी बदल जाती हैं, इसलिए बोलियाँ एक प्रकार हो गया। इसका परिनिष्ठित भाषा आपका जो थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल होता है ना, एक जिले की एक भाषा होगी, ठीक है। हाँ, इस तरीके से राष्ट्रभाषा में, सॉरी, राजभाषा में आएंगे, ठीक। तो राजभाषा आपका जैसे हिंदी है, ठीक है, आपकी राजभाषा क्या? हिंदी है। और हिंदी दिवस आपका कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को आपका आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है ना। राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपका कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखेंगे। और अगर विश्व का पूछे तो 10 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक। अभी आने वाले 10 जनवरी को मनाया जाएगा विश्व हिंदी दिवस। तो राजभाषा, और ये 343 अनुच्छेद में आपका पूछा जाता है ना। 343 का में आपका राजभाषा हिंदी दर्ज है संविधान में। तो अब चलते हैं, भाग 17 है ना, भाग 17 ही आपका है। हिंदी की उपभाषाएं कौन कौन सी होती हैं? हिंदी की 5 उपभाषाएं: पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी और पहाड़ी। अब ये पांचों क्यों पूछता है? ठीक है, तो पूर्वी हिंदी, पश्चिमी, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी, इसमें से ये उपभाषाएं आपको पूछ सकता है ना, पूछ सकता है। तो इसको अच्छे से याद करके रखें। अब प्रमुख हो सकता है कभी कोई पूछे कि पूर्वी हिंदी में से कौन कौन सी है, तो कहाँ कहाँ, या पूर्वी हिंदी कहाँ कहाँ बोली जाती है, ठीक। तो जैसे कि आपका अवधि, यूपी में जो तो लगभग लगभग हर जगह बोली जाती है। तो पूर्वी हिंदी में जो तो आपका अवधि में जैसे लखनऊ हो गया, रायबरेली, सुल्तानपुर, बाराबंकी, उन्नाव, लखीमपुर, सीतापुर आदि, ये आपका जो तो आ जाए किसमें? पूर्वी पूर्वी हिंदी में, ठीक है। इस तरीके से पश्चिमी हिंदी जो आपका वेस्टर्न, यूपी वेस्टर्न है ना, वहाँ पे आपका जो बोला जाता है वो आपकी पश्चिमी हिंदी बोली जाती है। जैसे अगर हम बात करें कहाँ की, बात करें जैसे इसका विकास जो हुआ था सौरसैनी अपभ्रंश हुआ था, है ना। ये ब्रज भाषा, मथुरा साइड आपका बांगड़ू, है ना, खड़ी बोली, बुंदेलखंडी, हरियाणवी, कन्नौजी, ये सब आपका पश्चिमी पश्चिमी यूपी में जाएगा, ओके।
तो यूपी के भी दो भागों में बांट दिया गया, पूर्वी और पश्चिमी में, ठीक। तो यहीं पे भाषाओं का जो तो देखते होंगे, आपके लखनऊ साइड जाएंगे तो अलग भाषा मिलती है ना, हरियाणा, और इधर पे आगे हरियाणा साइड या फिर दिल्ली साइड जाएंगे तो इधर पे मथुरा साइड, आपकी आगरा साइड अलग भाषा मिलती है। तो इस तरीके से भाषाओं का जो तो भाग किया गया है। अब राजस्थानी भाषाओं में क्या है, मारवाड़ी और मारवाड़ी में बाती, हड़ौती, मालवी, ये सब आपके राजस्थान में चलती हैं। कौन कौन से राजस्थान, मारवाड़ी सबसे ज़्यादा जोधपुर, बीकानेर और राजस्थान में। इसके अलावा मेवाती, हड़ौती, ठीक है। हाँ, एक और ढूंढानी राजस्थान की भाषा है। बिहारी हिंदी की बात करें तो ये आपका जो पूर्वी है, जैसे कि आपका बलिया मऊ साइड का हिस्सा है ना, तो मैथिली, मगधी और भोजपुरी, ठीक है। तो ये बिहारी हिंदी में शामिल हो जाता है आपका। पहाड़ी हिंदी आपका उत्तराखंड में, उत्तराखंड का रहता है, कहाँ, उत्तराखंड का। गढ़वाली, कुमाऊनी और मणियाली, ये आपका कहाँ को जाएगा, उत्तराखंड में बोली जाती है। तो इस तरीके से ये भाषा का जो हिंदी भाषा का जो विकास था, इस तरीके से हमने समझ लिया। अब चलें आगे, अब चलते हैं आगे। आगे आपका या तो वर्ड पे चलते हैं, वर्ड अक्षर या लेटर पे, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, है ना। तो देखो ब्रीफ में चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम उसमें नहीं जा रहे एकदम उसमें विस्तार में नहीं समझ रहे, बहुत छोटे छोटे में, जो तो आपको जो इम्पोर्टेंट जहाँ से आना है, ठीक है, उसी को ले रहे हैं। बाकी को हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक, क्योंकि लास्ट टाइम हमें सिर्फ टाइम बचा के काम करना है। तो हिंदी भाषा में जो वर्णमाला है वो टोटल 52 वर्ड होते हैं, ठीक। लिपि आपकी देवनागरी होती है, जो लिखी जाती है ना, छोटा बड़ा बड़ी, ये सब लिपि जो है आपकी देवनागरी है ना। तो कुल कितने 52 वर्ड होते हैं, जिसमें स्वर आपके कितने होते हैं, 11 होते हैं, ठीक। हास्य स्वर आपका 4 होता है, दीर्घ स्वर 7 होते हैं, ठीक। इस तरीके से 7 4 11 हो गए आपके। व्यंजन की बात करें तो व्यंजन में आपके जो तो अलग अलग भागों में बांटा गया व्यंजन को, किन किन भागों में बांटा गया समझो। यहाँ पे जो व्यंजन है, व्यंजन को भी अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। जैसे यहाँ पे 5 वर्ग इसमें जो तो बनाए गए हैं। कचट तत् कौन कौन से, का, चा, टा, ता और पा, ये 5 वर्ग बनाए गए, सब में 5 5 अक्षर होते हैं, तो 5 बाई 5 25 वर्ग व्यंजन निकल के आते हैं। इसमें से आपका इसको स्पर्श व्यंजन बोला जाता है। क्यों, क्योंकि गले की किसी न किसी भाग से निकल के आते हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ठीक, इस तरीके से यहाँ से निकल के आते हैं, है ना। इस वजह से इनको क्या बनाया जाता है, इसको जो तो स्पर्श व्यंजन बोला जाता है, ठीक है। अब होता क्या है कि अब इसमें जो तो सबके 5 5 पार्ट हैं, फिर इसी का ही पूरा खेल है पूरे वर्णमाला में, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन, इसको अच्छे से समझ के बस चलना है। अब इसी में जो बच जाता है अंतस्थ में, अंतस्थ में आपका 25 यहाँ हो गया, 11 वहाँ हो गया, अंतस्थ तो 4, यारा, लावा, ठीक, ये 4 होते हैं। इसमें होता है कि अंदर की ओर सांस लो, या बोलने के लिए अंदर, रा बोलने के अंदर सांस जाती है, ठीक है। लावा, इसको बोलने के अंदर सांस खींचनी पड़ती है। उसमें की बात करें, उसमें क्या होता है, उसमें होता है कि जब आप जो तो गरम गरम हवा निकलती है ना, कोई वर्ड बोलो तो गरम हवा निकले, तो उसमें कहलाता है। जैसे सा जब बोलोगे तो हवा गरम निकलेगी, ये भी 4 होते हैं आपके, सा, खा, शा, हा, ठीक है, ये आपके 4। संयुक्त अक्षर की बात करें, छ, त्र, ज्ञा, श्रा, ये 4 होते हैं, कितने 4 होते हैं। द्विगुण व्यंजन में आपके कौन कौन से, इंगा और अड़ा, ठीक है, ये आपके द्विगुण व्यंजन होते हैं, ओके। अनुसार में पूछे तो अंग होता है, क्या होता है, अंग 1 होता है, और विसर्ग में आहा होता है, 1 होता है। तो टोटल सब मिला के आपके टोटल 52 वर्ड बन जाते हैं, ठीक। व्यंजन आपके सॉरी जो वर्ड बने जाके आपके कितने हो गए, 52, ठीक। वर्णमाला यहाँ से इतना समझ गए होंगे। तो चलते हैं आगे, उम्मीद है कि इस समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अब वर्ण भेद के बारे में समझेंगे। तो वर्ण भेद देखो क्या होता है, इसी को जो तो और थोड़ा डिटेल में समझेंगे, जो अभी हमने पढ़ा है इसी को थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। क्या, जैसे जैसे स्वर अभी पढ़े हमने, तो स्वर आपके कितने प्रकार के थे, 3 प्रकार के, कौन कौन से, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ठीक है। अब इसमें जो है तो प्लुत जो होता है ये ओम होता है, ठीक है। ये पहले ओम ये वाला चलता था, रामायण में आज भी मिलता है, ठीक। तो ये वाला आपका ओम था प्लुत में। यहाँ पे ह्रस्व में क्या है, छोटा, छोटी, ऊ और ऋषि, ठीक है। और बाकी आपका दीर्घ में आपके ये आएंगे। यहाँ व्यंजन की बात करें तो व्यंजन में आपके स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म, ठीक। स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म, या अंतस्थ में हमने बताया यार अलावा, और उसमें शाखा शाह। अब संयुक्त स्वर कभी कभी पूछता है, संयुक्त स्वर अलग होता है, संयुक्त व्यंजन अलग होता है। स्वर में क्या है, आ और ई के कॉम्बिनेशन से बनता है ए, और आ और छोटे ए के इस कॉम्बिनेशन बनता है ए, ठीक। छोटा आ और ऊ के कॉम्बिनेशन से बनता है ओ, और छोटा आ और ओ के कॉम्बिनेशन बनता है ओ, ठीक। तो ये याद रखेंगे, ये आपका पूछ सकता है निम्न में से जो तो ए कैसे, ए का जो तो ए का निर्माण कैसे होता है, ठीक। तो ये छोटा आ और छोटी मिला के छोटा ए बनता है, और ए और ए मिला के बड़ा ए बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। चलिए
आगे चलते हैं हिंदी के स्वरों का वर्गीकरण। अभी स्वर का वर्गीकरण कैसे करेंगे? स्वर का देखो, स्वर जो बोले जाते हैं इसको भी अलग अलग तरीके से बोला गया है। कैसे? जैसे मुंह खुलने के आधार पर, है ना, जो आपका मुंह खुलता है उसके आधार पर इसको जो तो बताया गया है कि मुंह खुलता है किसके आधार पर, जो तो उसको बांटेंगे। जैसे आपका विव्रत स्वर, विव्रत माने होता है बड़ा चौड़ा खुला हुआ, ठीक है। विव्रत माने क्या? तो बड़ा चौड़ा खुला हुआ, जो ज़्यादा खुल जाए तो बड़ा आ, जो बड़ा है आपका, ये विव्रत से बोलेंगे। अर्ध विव्रत में क्या हो जाएगा? छोटा छोटा बोलेंगे, छोटा चाहे आ हो, छोटा ए हो, छोटा औ हो, ठीक है। औ ओ औ होता है ना, तो ओ आपका यहाँ पे, औ आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये आपका हो गया। अब अर्ध, अब समृत और अर्धसमृत में क्या होता है? समृत में आपका ई छोटी हो गई, बड़ी ई हो गया, ऊ और ऊ आएगा। अर्धसमृत में आपका ए और ओ आएगा। तो ये मुंह खुलने के आधार पे है अर्धविव्रत समृत, ठीक है। तो विव्रत माने बड़ा मुंह खुल जाए, अर्धविव्रत माने कम मुंह खुले, ठीक। ई ऊ, ई ऊ ऊ, है ना। तो यहाँ पे जो आपका मुंह खुल रहा है ना, ई के लिए कम खुल रहा है, ई, ठीक है। तो इसमें थोड़ा ज़्यादा आपको जो तो जैसे ऊ, ठीक है। हाँ, तो इसमें जो तो मुंह में थोड़ा बहुत चेंजमेंट करना पड़ रहा है ना बोलने के लिए, तो इसी को कहते हैं समृत, ठीक है। इसमें असमृत में ए ओ आ जाएगा। अब जीभ की उत्पत्ति के आधार पर देखो जरा, जीभ की उत्पत्ति के आधार पर कैसे होगा? इसमें तो अग्र स्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर, ठीक है। इस तरीके से इसको बांटा गया, अग्र, पश्च और मध्य, ठीक है। तो अग्र में आपका छोटी बड़ी ए और ए आएगा। तो इसको देखो अच्छे से रट लेना है, ठीक है, तभी काम चलेगा, बाकी आप भूल जाओगे। केंद्रीय मध्य स्वर में छोटा आ आता है, पश्च स्वर में आपका बड़ा ऊ, ओ, बड़ा ऊ, ओ और आ आता है, ठीक है। ओठों के आधार पर ओठ जो आपके घूमते ना, ओठ जैसे कोई शब्द बोलना आ ई ए ओ, तो ओठ को जो चलते हैं ना उसी के आधार पर, तो ये जो अवर्तुल होता है तो ये अव्रतमुखी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अव्रतमुखी। व्रतमुखी में गोल गोल ओठ हो जाता है, जैसे ऊ ओ औ, तो इसमें गोल गोल हो रहा है तो उसको बोलते हैं वर्तुल या व्रतमुखी, ठीक। तो ऊ ओ, बड़ा ऊ, ओ और औ, ठीक। हाँ, इसमें गोल ओठ हो जाता है। अवर्तुल, अर्धवर्तुल होता है उसमें बड़ा आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से ये तैयार हो गया। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका जीभ में पेशी तनाव के आधार पर। जीभ में पेशी तनाव के आधार पर क्या होता है समझेंगे। देखो, जीभ जब शिथिल पड़ी हो एकदम से, तो वहाँ पे शिथिल में आपका छोटा छोटी ऊ बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ, और जब आपका जीभ थोड़ा बहुत कठोर हो जाती, तनाव होता है, तो बड़ा बड़ी और बड़ा ऊ बोला जा सकता है। अब बात करते हैं कि जो तो उच्चारण के समय के आधार पर क्या होता है। तो जब कम समय लगे तो है स्वर, छोटा छोटी ऋषि, ठीक है। और जब ज़्यादा समय लगे तो दीर्घ स्वर, बड़ा आ ई ऊ ए, है ना। इस तरीके ज़्यादा जब समय लगे तो ये होगा। स्थान के आधार पर बात करें तो स्थान में हमने बताया था, स्थान के आधार पर जैसे अभी व्यंजन में पढ़े थे, तो इसी तरीके स्वर में भी आपको स्थान के आधार पर ध्यान रखना है। कौन कौन से स्वर के आधार पर रहेगा? तो याद रखेंगे, कंठ से छोटा आ, बड़ा आ और आहा। आ वाला जो वर्ड निकलेगा, ठीक, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, आहा हो, तो आपका कंठ से आएगा। तालब्य से ई और बड़ी ई आएगी, ठीक, तालब्य, है ना। ई, बड़ी ई। तालु माने ऊपर टच होना, ठीक है, तालब्य। मूर्धन्य जीभ उल्टी हो जाए, जैसे ऋषि, ठीक है, तो यहाँ पे उल्टी हो जाए तो मूर्धन्य। अनुनासिक नाक के बल से अंग, ठीक, अंग, इन आ, ये आपका अनुनासिक हो जाए। निर्नुनासिक जो नाक से ना बोला जाए, जैसे आ ई, बड़ी ऊ, बड़ा ऊ, इसमें नाक का कोई काम ही नहीं, ठीक। निर्नुनासिक का मतलब जिसमें नाक का काम ना हो, वो आपके यहाँ से है, ठीक। अब कंठ तालब्य में, अब कंठ था अलग, तालब्य था अलग, अब फिर मिक्स करके कंठ तालब्य, जैसे ए, ठीक है। तो इसमें दोनों को काम होता है, कंठ का भी तालब्य का, जीभ तालु भी लगे, कंठ से भी निकलेगा। और कंठ ओष्ठ, ठीक है, ओंठों का भी काम रहे और कंठ का भी, तो उसमें ओ और औ, ओठों का जो काम हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका डिवाइडेशन किया गया था, तो आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे, ठीक। हाँ, एक एक सवाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत अच्छे से कवर करके चलें, ठीक है। हाँ, एक बार वीडियो समझ में ना आए दोबारा आप देखें, ठीक, 3 बार देखें, कोई दिक्कत नहीं। फुल स्पीड में करके 2x स्पीड में करके देखते जाएं। बहुत शॉर्ट में, ब्रीफ में जो चीज़ें आप जो तो पढ़ते पढ़ते थक जा रहे हैं, उसको बहुत हम नॉर्मल तरीके से बता दे रहे हैं आपको।
अब व्यंजन समझिए, व्यंजन आपका क्या है, व्यंजन 4 होते हैं। व्यंजन जो है आपके, व्यंजन भी पढ़ के हैं उसको समझेंगे। व्यंजन का से लेकर माँ तक के जो कुल होते हैं वो 5 वर्गों में विभक्त होते हैं, ठीक है। का चा टा ता पा, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ठीक। सब में 5-5 होते हैं, ठीक। तो ये आपका कचर तक हो गया। इसके अलावा बचता कौन कौन, अंतस्थ में यार अलावा उसमें छत्र गया, संयुक्त में, संयुक्त आपको याद रखना है, ठीक। संयुक्त अभी उन्हें नहीं बताया, संयुक्त समझेंगे, संयुक्त समझेंगे। संयुक्त आपका क्या है, संयुक्त में आप समझेंगे थोड़ा सा। संयुक्त में देखो, जब छा पूछे, छा छा छतरी वाला, तो का हलंत के साथ और सा, ठीक है। का हलंत के साथ और खै, जो खा खटकोड़ वाला, ये आपका बनेगा इससे, ठीक। तो कभी कभी कॉम्बिनेशन से आपको क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। जब त्रा बनाएंगे तो तय हलंत के साथ और रहा, ठीक। ज्ञा बनाएंगे तो इंया हलंत के साथ और ज हलंत के साथ और इया, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे सरा हलंत के साथ, मतलब जो सा है हलंत के साथ, रा आपका पूरा रहेगा तो सिरा हो जाएगा। ये आप कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से याद करें, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। स्वर यंत्रमुखी या काकल्य वर्ण आपका हा कहलाता है। काकल्य वर्ण पूछे, काकल्य वर्ण आपसे पूछे तो हा होता है। दंतोष्ट व्यंजन वाह होता है। ये एक एक नंबर के बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सवाल हैं, ठीक है। ये ऐसे ही आपको सवाल मिलेंगे और हूबहू आपको पेपर में छपे मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उच्छिप्त पूछे, लुंठित पूछे तो रा होता है, ठीक। उच्छिप्त पूछे तो अंगा और अड़ा होता है, ठीक है। हाँ, अंतस्थ या अर्धस्वर पूछे तो या और वा होता है ना। अनुनासिक पंचमाक्षर पूछे तो अंगड़नम होता है। क्या होता है, अंगड़नम। लास्ट का जो होता है, जो 5 वर्ग बताया तो उसका आखिरी आखिरी होता है। अब बात करते हैं उच्चारण के आधार पर, तो उच्चारण के आधार पर चलेंगे तो उच्चारण के आधार पर आपका सघोष होता है, सघोष या अघोष, ठीक है। सघोष अघोष में समझेंगे, घोष या सघोष, ठीक है। सबसे पहले घोष या सघोष होता है उसमें 3-4-5 वर्ड लिए जाते हैं। जो आपका 5 × 5 था ना, 5 वर्ग, उसमें से आपका 3-4-5 लिए जाते हैं। इसके अलावा आपका या रा अलावा और आ जाएगा, क्या आ जाएगा, या रा अलावा और हा आ जाएगा। ये आपके सघोष में आएंगे। सघोष में याद रखना, अंतस्थ व्यंजन जो होंगे या रा अलावा और हा, ठीक। काकल्य वर्ण हा भी आपका इसी में आएगा, सघोष में। तो इसमें 3-4-5 का मतलब क्या हो, का खा छोड़ दो, का खा छोड़ेंगे, बाकी आपका गा घा और इंगा, ये आपके 3 लास्ट के आएंगे, ठीक है। हाँ, तो इसी तरीके से पूरा का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, ता वर्ग, ये सब आपको इसी तरीके से याद करके चलना है, ठीक। हाँ, इसमें आप जो, तो ये ऊपर हमने जो बताया ना, ऊपर हमने जो बताया है यहाँ पे, इसको इसको शुरू के 2 हटा दो, बाकी पीछे के 3 लेना है, किसमें, सगोश में। ओके, अब चलते हैं अघोष में। अघोष में देखेंगे क्या है अघोष में। अघोष में देखो, अघोष में है, अघोष में क्या है, पहला और दूसरा जो बचता है, भाई पहला दूसरा बचा तो वही रहेगा ना। तो अघोष में पहला दूसरा जब बचेगा तो कौन कौन आ जाएंगे, काखा चाचा टाठा और ताथा पापा। इसके अलावा साखा सा, साखा सा। हा किस में चला गया, हा चला गया अघोष में, हा चला गया, सॉरी, हा चला गया सघोष में। और यहाँ पे जो जो आपके उस में थे, उसमें 3 बचे, ठीक। उसमें 3 बचे, 4 होते हैं, शाखा सा उस में होते हैं, तो यहाँ पे हा चला गया किसमें, घोष में। बचा क्या, 3 बचे, ठीक। 3 बचे, तीनों आगे इसमें। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। प्रवणता के आधार पर पूछे तो प्रवणता के आधार पर आपका जो तो अल्पप्राण और महाप्राण, मतलब सांस के आधार पर जब या राला बोलोगे ना, तो वो रहेगा प्लस आपका 1-3-5 विषम विषम, ठीक है। विषम विषम, जैसे का हो गया, खा छोड़ो गा हो जाएगा, और गा छोड़ो तो अंगा हो जाएगा। ये आपके अल्प प्राण में आएंगे। महाप्राण में आपका 2 और 4, जैसे का के बाद खा आता है, खा गा छोड़ेंगे घा आएगा, ठीक। इसमें ज़्यादा जो है तो वायु निकलती है, ठीक है। जैसे का खा, खा घा ग, ठीक। तो ये वायु जो आपके श्वास कम ज़्यादा जो तो लिया दी जाती है उसके माध्यम से ये। बाकी आपके जो उस व्यंजन है उसमें गर्म श्वास निकलती है, इसमें श्वास निकलेगी, ठीक। तो ये आ जाएंगे इसमें। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे, और आगे आपका ये रहा शब्द के भेद, ठीक। हाँ, शब्द के भेद, शब्द के भेदों को समझेंगे। शब्द के 4 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं समझेंगे। शब्द के जो होते हैं 4 भेद होते हैं, अर्थ के आधार, व्युत्पत्ति के या रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, या और रूपांतर के आधार पर 4 भेद होंगे। अब अर्थ के आधार पर आपके 2 भेद होते हैं, एक होता है सार्थक, एक होता है निरर्थक। जैसे रोटी बोटी, ठीक। तो रोटी आपका सार्थक है, बोटी आपका निरर्थक है ना।
तो इसी तरीके से सार्थक और निरर्थक हो गए खत्म। अब उदाहरण में हमने दे दिया है, आप पढ़ सकते हैं उदाहरण में क्या क्या है। सार्थक में घर, नगर, मैं, आप, ये सब क्या सार्थक। निरर्थक में चट, धम, पट, फटाफटन, ये सब आपका निरर्थक में आएगा। और रचना की दृष्टि से देखेंगे, रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, जिसको हम अलग ना कर सके, जिसको हम फोड़ ना सके, तोड़ ना सके, वो आपका रूढ़ होता है। जैसे आम, हाथ, कान। ठीक, जिसको हम 2 शब्दों से मिला के बना लें, जैसे हिमालय, हिम धन आलय। ठीक है, हिम यानी बर्फ का, आलय माने घर। ठीक, तो हिमालय मतलब बर्फ का घर हो जाएगा। विद्यालय, विद्याधन आलय, विद्या का घर। ठीक है, इसको हम तोड़ तोड़ के बना सकते हैं, तो उसको यौगिक बोलते हैं। ठीक, योग रूढ़ में क्या होगा? बनेगा 2 से, लेकिन उसका अर्थ भी एक अलग से निकल आएगा, है ना। जैसे पंकज। ठीक है, तो पंक धन जल, इसका दोनों का अर्थ अलग निकल रहे हैं। पंकज, पंक माने कीचड़, जल माने जल। ठीक, अर्थात जल में खिला हुआ, है ना। इस तरीके से चलते हैं आगे, और आगे चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपका उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर ये 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? 5 प्रकार में आपका होता है उत्पत्ति के आधार पर। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। क्या होता है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। ठीक है, ये आपको उत्पत्ति के आधार पर 5 होते हैं। इस तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज, इसको आपको अलग से हम बता देंगे। ठीक, जब प्रैक्टिस करवाते, रोज प्रैक्टिस लेके आते, उसी पे आपको करवाया जाएगा। ओके, रूपांतर के आधार पर समझेंगे, इसको 2 भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। ठीक, तो विकारी तक हम लोग पढ़ेंगे पूरा। विकारी में कौन कौन से आ जाते हैं समझो। विकारी के 4 भेद हो जाते हैं। विकारी के 4 भेद हो जाते हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो अब इनमें से देखो, संज्ञा भी पढ़ेंगे। ठीक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन चारों को समझेंगे। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, याद रखेंगे। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जैसे जो एक हो, सिर्फ और सिर्फ एक हो। जैसे भारत एक देश है। ठीक, रमेश एक नाम है, गंगा एक नदी है ना। कानपुर एक शहर है, और कानपुर दूसरा कोई शहर है क्या? भारत में नहीं है ना। गंगा एक ही भारत में, पूरे विश्व में भी एक है। उस तरीके से जो उसको क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक। जातिवाचक, लड़का, जंगल, कर्मचारी, है ना। इस तरीके से एक प्रकार का उनका ग्रुप, मतलब जाति बन जाए। ठीक, समूहवाचक में ग्रुप हो जाएगा, जैसे सभा, भीड़, मुख्यालय, पुस्तकालय, ये सब आपका उसमें समूहवाचक में आ जाएगा। द्रव्यवाचक में कोई वस्तु की बात करें, दूध, कोयला, मठा, आटा आदि। ठीक है, भाववाचक में दया, सच्चाई, प्रेम, क्रोध, घृणा, ये सब आपका भाववाचक में आएगा। ये चीज़ आपको समझ में आगे होगी। चलते हैं आगे और आगे समझेंगे। आगे देखिए, आगे लिंग और वचन कारक, इनको भी समझ लेंगे एक एक मिनट में। कैसे? देखो, लिंग, लिंग जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक स्त्रीलिंग, एक पुल्लिंग। ठीक है, वचन भी 2 होते हैं, एक वचन, बहुवचन। ओके, हाँ। अब यहाँ पे कारक समझे। कारक, कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? कारक के 8 भेद होते हैं, और 8 को हम यहाँ पे समझ रहे हैं। तो कारक के जो 8 भेद होते हैं, कर्ता ने, ये कारक है, ये विभक्ति है। तो कर्ता ने, कर्म को, करण से द्वारा, संप्रदान को, के लिए, हेतु आदि, अपादान से अलगाव के संबंध में। ठीक, संबंध का, की, के, रारी, रे, नानी, ने, ये सब आता है बीच में। अधिकरण में, पै, पर, भीतर आदि आता है। संबोधन में हे, हो, अरे, ये सब आपका संबोधन में आता है। तो अब इनसे जो वाक्य बनते हैं ना, वाक्य, उनमें बीच में पूछा जाता है। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, कैसा है? तो हिमालय से जब कोई चीज़ अलग हो रही है, तो निकल रही, तो अलग होने के लिए क्या हो जाएगा? अपादान। ठीक है ना। राम को तुमने तो चरण पादुकाएं दी। ठीक, तो कोई चीज़ प्रदान कर रहे हैं ना, तो संप्रदान को, के लिए, है ना। तो हमने तुमको पढ़ने के लिए पुस्तक दी, तो यहाँ पे तो संप्रदान आ जाएगा, संबंध में आ जाएगा। वह उसकी बुआ का लड़का है, तो काकी के संबंध आ गया। ठीक है, अधिकरण में पर, है ना, मेज पर पुस्तक रखी है ना। तो इस तरीके से अधिकरण में आएगा। तो संबोधन में भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के उदाहरण आपको मिलेंगे, वो हम करवाते रहते समय समय। जो आपका प्रैक्टिस सेशन चलता है शाम को, उसको देखा करिएगा। ठीक, उसमें आपको बहुत फायदा होने वाला है, ये जान लो। बात करते हैं सर्वनाम की। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक और प्रश्नवाचक, निजवाचक, ये 6 भेद होते हैं संबंध के सर्वनाम के। ठीक, इसमें आप समझ सकते हैं, मैं, हम, आप, ये वगैरह आए तो पुरुषवाचक होता है। यह वह आए तो निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, किसी, कुछ, क्यों, ये सब आपका अनिश्चय है ना। क्यों नहीं आएगा? इस क्यों इसमें आ जाएगा प्रश्नवाचक में। किसी, कुछ, कहाँ, है ना। इस तरीके से आपका जिसमें संदेह हो या जो कोई फिक्स ना हो, उसको क्या कहेंगे? अनिश्चय कहेंगे। संबंध में जो, सो से जुड़ा हुआ शब्द आता है।
निजवाचक में आप, हम वगैरह का जो मतलब एक निजी शब्द आता है, ठीक है, निजी के लिए। तो ठीक है, वाक्य जब वाक्य का जो प्रयोग करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो संबंध टोटल कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम 5 प्रकार के आपके संज्ञा। ठीक, विशेषण की बात करें, विशेषण आपका 4 प्रकार का होता है। कौन कौन से? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सर्वनामिक विशेषण होता है, या सांकेतिक विशेषण उसको कहा कहा जाता है। आगे चलते हैं, आगे चलते क्रिया पे। ठीक, तो क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया जो मूल और क्रिया जो धातु होती है ना, इसके 2 भेद होते हैं, मूल और यौगिक। ठीक है, मूल और यौगिक, और यौगिक के 3 भाग होते हैं। कौन कौन? सकर्मक, अकर्मक और प्रेरणार्थक। सकर्मक में क्या होता है? किसी काम का होना पाया जाता है। अकर्मक में कार्य नहीं होता है। प्रेरणार्थक में काम किसी से करवाया जाता है। ठीक है, तो जैसे सकर्मक में पूछे तो पढ़ना, चलना, उठाना, ये सब कैसे हैं? आपका जो तो सकर्मक है। ठीक है, जैसे किताब पढ़ रहा, तुम किताब पढ़ रहे हो, ठीक है, हमें पढ़ना है, तो ये सब कैसा है? ये आपका सकर्मक क्रिया में आएगा। वह पढ़ता है तो ये सब सकर्मक में आएगा, क्योंकि किताब लेके ही तो पढ़ेगा, है ना। अकर्मक में चलना, वो चलता है तो चल रहा है, तो क्या कोई काम थोड़ी ना कर रहा है? कर रहा है ना, नहीं कर रहा है, किसी अलग से कोई चीज़ नहीं हो रही ना उसमें। आना, सोना, ये सब कैसे अकर्मक में हो जाएगा। प्रेरणार्थक में क्या होगा? चलवाना, किसी के द्वारा करवाना ना, पढ़वाना, उठवाना। हम जैसे तुमसे किताब पढ़वाएंगे, ठीक, तो किसी के माध्यम से करवाए तो प्रेरणार्थक हो जाता है। अब वाच्य को समझेंगे, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, है ना। वाच्य कितने प्रकार? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कर्मवाच्य, कर्तवाच्य, सॉरी, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक, कर्ता प्रधान, कर्म प्रधान होता है या भाव प्रधान होता है। काल की बात करें, काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल। अब काल के अंदर भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, उनको हम ये तो उदाहरण के माध्यम से समझेंगे अलग से। तो ये आपका शॉर्ट, बहुत ही शॉर्ट में आपका हमने जो नोट्स तैयार किया था हिंदी रिवीजन का, वो हमने पार्ट 1 यहाँ पे कंप्लीट किया, पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 1 आपका हो गया तैयार। पार्ट 2 के लिए आप जो तो इंतजार करें। ठीक है, 1 से 2 दिन में आपको पार्ट 2 मिल जाएगा। अगर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, है ना, कमेंट करें कि कैसा लगा, और दोस्तों को भी बताएं, है ना। और इसी पार्ट के साथ हमको दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।